अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 स्टाइकियोमेट्री के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। तो नंबर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन है क्या, फिर इसके आंसर की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना पड़े तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का ये आंसर है यहाँ पे पेज नंबर 26 पे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हम करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट ये उन्होंने वैसे ही लिखी हुई है कि फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं। A limiting reactant present in a chemical reaction can be identified by carrying out the following steps. अब ये 3 फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। नंबर फर्स्ट पे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द अमाउंट्स प्रोवाइडेड। नंबर फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट हमें दिया होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन अमाउंट होती है उसमें ही वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना होता है। नंबर 2 पे है स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विच विल फॉर्म विद द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट होता है तो उसके सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ मोल्स। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट के हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो वो बने होते हैं रिएक्टेंट के गिवन मोल्स से। नंबर 3 पे स्टेप है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफाई करना है रिएक्टेंट को जो उस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से दिया गया है। तो वो जो होगा एंड पे वो होगा रिएक्टेंट का लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको दोबारा देख लेते हैं। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स हम देखते हैं, जिसमें नंबर 1 स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कैलकुलेट करना, जो भी अमाउंट उसकी रिएक्टेंट की दी गई है। और दूसरा स्टेप है कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी जो स्टेप है उसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, और तीसरा स्टेप है उन रिएक्टेंट और जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है उन दोनों की जो एक बन रही है रिएक्टेंट, उसको दोनों को मिला के जो एंड पे आएगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। क्वेश्चन को समझते हैं कि प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड क्यों जरूरी है फाइंड आउट करना। विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, मेडिसिन में जो कंपाउंड यूज हो रहा है उसकी प्योरिटी को फाइंड आउट करना क्यों अहम है। तो इसको देखते हैं पेज नंबर 28 पे। बुक में इसका आंसर नहीं था तो आप इसको किसी भी खाली जगह पे लिख लें, पेज बुक के ऊपर ही किसी भी पेज पे, और आगे क्वेश्चन के पेज नंबर को मेंशन कर लें। यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक था और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वाला था, तो मैंने इसको यहीं पे ऐड कर दिया है कि अगर एग्जाम्पल देखें तो साथ में इस क्वेश्चन से हेल्प ले लें। आंसर की तरफ देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ अ मेडिसिन टू इंश्योर इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। इम्प्योरिटीज मे काज हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखें कोई भी चीज़ है तो उसकी इम्प्योरिटी को अलग कर देते हैं ताकि प्योर चीज़ हमारे पास आ जाए। जैसे आप हनी की एग्जाम्पल ले लें तो हनी हम निकाल लेते हैं और जो उसका हनी का छत्ता होता है उसको हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक इम्प्योरिटी के तौर पर आता है। हम हनी को प्योर को निकाल लेते हैं और इम्प्योरिटीज़ को साइड पे कर देते हैं। अब जो कंपाउंड है मेडिसिन का, उसकी प्योरिटी इसलिए ज़रूरी है कि मेडिसिन एक तो सेफ़ हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और दूसरा ये है कि वो इफ़ेक्टिव हो, अपना असर भी शो करे।
मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए कंपाउंड की प्योरिटी इसलिए चेक करते हैं कि वो मेडिसिन सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो, यानी कि अपना असर शो करे। और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स काज करती हैं, इसलिए हम उनको अलग कर देते हैं। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ, आप इसको कहीं पे भी लिख लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ अ मेडिसिन टू इंश्योर इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। Impurities may cause harmful side effects. Question number 3 है, will there be a limiting reactant in a reversible reaction? रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है? इसको देखते हैं पेज नंबर 28 पे। बुक की थ्योरी में इसका आंसर नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे मुझे जगह मिली थी तो मैंने इसको इधर ही लिख लिया। आप कहीं भी लिख लें, मैंने पेज नंबर 28 पे लिखा है। इसको देखते हैं कि आंसर इसका क्या है। आंसर है इसका यस। यस, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन आल्सो हैव अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट इज द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। दोबारा इसको मैं रिपीट करती हूँ। यस, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन आल्सो हैव अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। It is the reactant present in the smallest required amount and limits the amount of product formed. क्वेश्चन इसको समझते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। क्यों होता है इसको देखते हैं। ये जो रिएक्टेंट की प्रेजेंट होता है ना, उसकी स्मॉलेस्ट अमाउंट होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। पीछे हमने जो 3 स्टेप्स पढ़े उसमें भी था कि पहले हम रिएक्टेंट को देखते हैं, फिर प्रोडक्ट को, और फिर एंड पे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे पास आए थे उन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू नो इफ अ फार्मूला इज एम्पिरिकल और नॉट? हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक फार्मूला एम्पिरिकल है या नहीं? तो इसका आंसर है पेज नंबर 22 पे इसका आंसर देखने चलते हैं। आंसर इसका देखते हैं पेज नंबर 22 पे। एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक में यहाँ पे ये स्टार्ट से इसका आंसर हम लगाएंगे। The formula which shows the simplest whole number ratio of atoms present in a compound is called empirical formula. Empirical formula होता क्या है? वो फार्मूला जो simplest whole number ratio of atoms को एक कंपाउंड में जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनको शो करे। दोबारा इसको देखते हैं। empirical फार्मूला क्या है? जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स होते हैं एक कंपाउंड में प्रेजेंट, वो जो फार्मूला शो करते हैं वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 इज HO। अब यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, ये HO। ये हमें बताएगा कि ये फार्मूला एम्पिरिकल है या नहीं है। वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला है H2O एंड जो बेंजीन होता है उसका फार्मूला है C6H6 इज CH। बेंजीन C6H6 होता है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। आगे भी ये आपने 1-2 लाइन लिखनी है क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, तो आप क्वेश्चन को मुकम्मल लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ से इतना भी याद करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट करें ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ऑल दी आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये आपकी आसानी के लिए बता दिया गया है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। उसी बात को दोबारा रिपीट कर दिया गया है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स होते हैं, और यहाँ पे है कि ये फार्मूला शो करता है सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला से प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो जो फार्मूला होता है वो शो करता है सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस।
क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राइट डाउन वन मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड विदाउट नोइंग इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन को समझते हैं हम कि एक ऐसा मेथड बताएं जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड को फाइंड आउट कर सके विदाउट नोइंग इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को समझेंगे तो ही इसका आंसर दे पाएंगे। एक ऐसा मेथड बताना है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें उस कंपाउंड का नहीं पता, लेकिन हमने उसका मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास को बताने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, जो मेथड यूज होता है, वो होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब जब आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपने जस्ट यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं लिख देना, आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को यूज करते हुए इसको स्टार्ट से जो 2 लाइंस होती हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन का एक होता है वे, उसको काट के आंसर वे में लिख देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? The one method to find out the molecular mass of a compound without knowing its molecular formula is mass spectrometry। या फिर आप mass spectrometry को स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं। Mass spectrometry is used to find out the molecular mass of a compound without knowing its molecular formula। तो आज हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी सॉल्व हो चुके हैं। अच्छे से आप इसको तैयार करें, रट्टे से बचें। हर वीडियो में मैं इसलिए कहती हूँ रट्टे से बचें क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, फार्म डी करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और एक एक चीज़ को अच्छे से तैयार करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अभी से ही क्लियर हों। नेक्स्ट एफएससी लेवल पे भी आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे से प्रिपेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करें, वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मोटिवेशन मिलती है तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ, नहीं तो मैं काम छोड़ के बैठ जाती हूँ। सिंपल जो बात है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।